हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है स्टार्ट कर ली है और यकीन मानिए कोई भी बच्चा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो आप, किसी भी दुनिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप ना करें। पहले आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी से आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। पहले सिर्फ यूपीएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। हरियाणा एचएसएससी, इवन तहसीलदार, क्लर्क वाले जो भी पेपर हैं, एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी सीरीज सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवीएस स्टूडेंट और DT+P वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएसटी सीटेट वालों के लिए आपको पता ही है, ये मील का पत्थर है भाई, सबको पता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। ऑलरेडी हम लेसन नंबर 1 कर चुके हैं, सौरमंडल में जो पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट है, लेसन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। अब क्या है ये लेसन नंबर 2, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आज तक मैंने जियो में क्वेश्चन आया तो इस चैप्टर से कन्फर्म आया, तो बिल्कुल अच्छे से करना है इसको। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, और लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगी, तो डोंट वरी इंग्लिश मीडियम वाले। तो ग्लोब, यू नो वेल, ग्लोब इज़ अ ग्लोब। अक्षांश होता है लैटिट्यूड, और देशांतर होता है लॉन्गिट्यूड। अब आपको ना चीज़ों को समझना है कि बच्चे ज़्यादातर यही कंफ्यूज रहते हैं कि ये लैटिट्यूड क्या होता है जी, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ध्यान से देखना। ग्लोब क्या होता है? अब आपको पता है हमारी जो अर्थ की शेप है, वो कल लास्ट क्लास में हमने किया था, वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से गोल नहीं है, तो कुछ इस टाइप की शेप है। और इस शेप की हमने बीच में एक ऐसे मान लिया कि जैसे बीच में एक वो होता है, एक्सिस होता है, जिसको हम धुरी बोल देते हैं। मान लो ये एक ग्लोब मान लिया हमने, ठीक है। तो हमने पृथ्वी की जानकारी के लिए एक ऐसे ग्लोब क्रिएट कर लिया। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, तो इसलिए इसको भी ऐसे टल्ट कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया। और ये एक्सिस है बीच में से, यहाँ से ये झुकी हुई है, एक्सिस बोलते हैं इसको, धुरी बोलते हैं, ठीक है। अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हमें कुछ काल्पनिक, हमने अपनी मर्जी से अर्थ को समझने के लिए इसको क्रिएट कर लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अर्थ के बीच में कोई लाइन है या नहीं है, इनफैक्ट वी डोंट नो, बट हमने काल्पनिक रूप से इसको मान लिया ताकि हम अर्थ को ईजिली समझ पाएँ, ठीक है। अब इस अर्थ पे है ना, दो तरीके से लाइन खींची गई हैं। एक तो ऐसे लाइन खींची गई है हॉरिजॉन्टल, और एक ऐसे लाइन खींची गई है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो सीधी रेखा वाली होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो से खड़ी होती हैं उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन खींच दी, तो ग्लोब के ऊपर मतलब ये दो लाइन खींच दी, एक तो ऐसे ऐसे खींच दी, ठीक है, और एक ऐसे 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 खींच दी। तो ये जो ये ऐसे खींची हुई है ना, इसको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। अब याद कर लेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ऐसे याद करेंगे, ये लेटी हुई है, जैसे आराम फरमा रही है मज़े से, तो इसको बोल दिया लैटिट्यूड। अब देशांतर, ये वर्टिकल ऐसे वाली, तो इसको, ये खड़ी है ना, लॉन्ग है, लंबी है, तो हम बोल देंगे, इसको बोल दिया लॉन्गिट्यूड। तो ध्यान रखना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर हैं। तो हम इन रेखाओं को ही इस लेसन के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं। अब ये जो अर्थ है ये 2 पार्ट्स में है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी बोलते हैं इसको, नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। हेमी होता है ना, हाफ हिस्सा हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न मीन्स उत्तर वाला, साउदर्न मतलब दक्षिण वाला। तो ऐसे करके डिवाइडेड है। डिटेल इसकी पढ़ती जाएंगे। तो एनसीईआरटी में जब ये लेसन स्टार्टअप होता है तो सबसे पहले यही चीज़ बता रखी है कि जो पृथ्वी की शेप है वो ध्रुवों से चपटी हुई है। ध्यान रखना, वो ध्रुवों से चपटी हुई है, मतलब ना वो उभरी हुई ध्रुव होते हैं, ये जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं। तो पृथ्वी जो है इस तरीके से इसकी शेप है। तो ओपनिंग में इसकी शेप मतलब लास्ट लेसन को ही रिवर्स जो है करके दिखाया गया है। फिर ग्लोब के बारे में बता रखी, ग्लोब क्या होता है। मतलब ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, जैसे पॉकेट में रखने होंगे गुब्बारे, मतलब आप बॉल को भी ग्लोब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बना के समझ सकते हो। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये घूमता रहता है। हम जिसको, जैसे ये बीच में लाइन होती है ना, तो हम इसको घुमाते रहते हैं। तो ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। तो कई बार आजकल क्वेश्चन ऐसे आने लगे एग्जाम में, सीटेट में खासकर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्लोब से रिलेटेड। आपको 3-4 स्टेटमेंट गिवन होंगी और आपसे पूछा जाएगा विच वन इज़ द राइट स्टेटमेंट फॉर ग्लोब। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली स्टेटमेंट ग्लोब के लिए बिल्कुल सही सिचुएशन है या सही स्टेटमेंट है, ठीक है।
अब पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु या स्थिति का डिस्क्रिप्शन करना मुश्किल है, तो हमने इमेजिनरी लाइंस को खींच लिया। तो मीन्स ओपनिंग में यही बता रखा है कि ग्लोब होता क्या है, मतलब ग्लोब किस प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब होते हैं, एक छोटे ग्लोब होते हैं। बड़े ग्लोब्स को कहीं नहीं ले जा सकते, छोटे ग्लोब को आसानी से ले जा सकते हैं यहाँ वहाँ और मतलब उनको, लेकिन ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको घुमाया जा सकता है। ठीक है, जैसे लट्टू घूमता है, कुम्हार का पहिया घूमता है, उसी तरीके से ग्लोब आपको पता है घूमता है। और ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन आए ग्लोब पर क्या दिखाया जाता है, देश, महाद्वीप, महासागर या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यही चीज़ दिखा रखी है। आप फिर एक्सपेरिमेंट है कि आप ग्लोब को आलू को भी ग्लोब बना सकते हो, आप किसी भी गेंद को, किसी भी चीज़ को मतलब आप ग्लोब बना सकते हो। ठीक है, एक अब इसमें अक्ष के बारे में बता रखा है फर्स्ट पेज पे। अक्ष, ये जो एक सुई है ना, ये जो बीच में है ग्लोब के बीचों बीच एक जो सुई है, ये जो है ना, ये देखो बीचों बीच ये वाली, तो इसको बोलते हैं अक्ष, एक्सिस। ठीक है, अब पृथ्वी अपने एक्सिस से यहाँ से टिल्ट है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको फर्स्ट पेज पे सिर्फ यही चीज़ें जो है बताई गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता रखी है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी की भांति तो ग्लोब भी उसी तरीके से घूमता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। आपको ध्यान रखना है जो अर्थ की डायरेक्शन होती है, ये बहुत बार सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है घूमती है क्या अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट पेज में सिर्फ यही चीज़ें जो है डिस्क्राइब की गई हैं। अब आते हैं सेकंड पेज पे, यहाँ है बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें सेकंड पेज पर। ठीक है, अब ये कहते हैं कि एक काल्पनिक रेखा है, एक जिसको विषुवत रेखा जो है कहा गया है, या 0 डिग्री, मतलब ये अर्थ है, सीधी सी बात है, मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। ये अर्थ है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा है। ये जो 0 डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ क्योंकि ये डायग्राम करके मैं अच्छे से आपको समझा दूँगी। देखो ये जैसे अर्थ है, ठीक है, इसके बिल्कुल बीच में ये रेखा है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं विषुवत वर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत वर्त बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य मीन्स भूमि के मध्य, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है ना, डेट्स वाइज को भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। तो यू कैन से एनीथिंग फॉर दिस 0 डिग्री इक्वेटर, आप कुछ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऐसे ऐसे रेखाएं खींची हुई हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो ऐसे ऐसे खींची हुई है ना, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो ऐसे ऐसे खींची हैं वो देशांतर हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में अक्षांश रेखाओं के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो 0 डिग्री के जो समानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर मतलब जो पैरेलल चलती हैं, वो कौन सी रेखाएं होती गाइस, वो अक्षांश रेखाएं जो हैं होती हैं, जो पैरेलल चलती हैं, मीन्स जो समानांतर चलती हैं। अब यहाँ पे है हमें कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में समझना है, और ये देखना, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका ये देखो मिलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है। जैसे कहते हैं ना रेल की पटड़ी कभी आपस में मिलती नहीं है, तो उसी तरीके से ये अक्षांश रेखाएं कभी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, क्योंकि ये सीधी सीधी पैरेलल फॉर्म में चलती रहती हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है, जो मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अक्षांश रेखाएं कुछ ऐसे 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 हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये अक्षांश मीन्स ये जो लेटीट्यूड रेखाएं हैं ये कितनी होती हैं, तो ये 90 डिग्री तो ऊपर होती है और 90 डिग्री क्या होती है, नीचे होती हैं। तो टोटल ये कितनी होती हैं भाई, 180। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो 0 से फिर ऐसे ऊपर चलता रहता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ना 90 हो जाता है, इधर भी 90 डिग्री। तो 90 कुल रेखाएं कितनी होगी, 180। लेकिन भाई ये भी तो है बीच वाली 0, तो प्लस कर देंगे 1, तो आपको ध्यान रखना है 181। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए कुल अक्षांश रेखाएं, मतलब टोटल लैटिट्यूड्स जो लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं, तो यू जस्ट रिमेंबर 181। बट कई बार 181 ऑप्शन में नहीं होता, तो 180 कराना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऑप्शन में 181 हो तो आप 181 ही करके आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये 0 डिग्री है। और इनका जो ये डिस्टेंस है, मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच जो ये डिस्टेंस है,
तो ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चे, ये डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे 1 से 2 ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है 111 किलोमीटर, ये है जो डिस्टेंस होता है। और बिल्कुल हाई लेवल पे यदि हम बात करें, इतना डीप नहीं पूछते, लेकिन जो ये पैरेलल चलती हैं तो आखिर में एक रेखा पैरेलल नहीं होती है, थोड़ी सी वो मतलब ऐसे चली जाती है ना। तो पैरेलल रेखाएं पूछे अक्षांश कितनी होती है, तो 179, क्योंकि एक घट जाती है, पर इतना डीप नहीं पूछेंगे। आपसे पूछेंगे अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, आप बोलोगे 180, ठीक है, लेकिन 181 ऑप्शन है तो 181 बोलेंगे, अदरवाइज 180। बहुत डीप में ऑप्शन आ रहा हो कि समानांतर, यूँ लिख दें कि पैरेलल जो लैटिट्यूड्स हैं वो कितनी होती हैं, और ऑप्शन में यदि 179 दे बिल्कुल हाई लेवल पे, तो आप 179 टिक कर देंगे, अदरवाइज 180 ही करेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि एक छोटी सी है ना पैरेलल में नहीं रहती, ये ऊपर ऐसे चली जाती है, इसलिए तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो ये अब अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, अब उसको देख लेते हैं यहाँ से। ये से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं हम अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो अक्षांश रेखाएं हैं जो हमें पढ़नी है। अब देखो, जो भी अक्षांश का मतलब समझ गए ना, अब लैटिट्यूड्स, ये वाली रेखा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत वृत्त बोलते हैं, जिसको आप भूमध्य रेखा बोलते हो, ठीक है, जिसको आप 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हो। तो सबसे पहले ये रेखा इंपॉर्टेंट होती है। फिर लैटिट्यूड में ये वाली रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैंसर, ठीक है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर मीन्स कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं, और कर्क रेखा वो रेखा है जो इंडिया को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है, भारत को बीचों बीच से जो काटने वाली रेखा होती है वो कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है, जो भारत के 8 राज्यों से है जो गुजरती है। इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झाड़, तो इंडिया की स्थिति करेंगे उसमें डिटेल से करवाऊंगी। फिर यहाँ पर एक रेखा है, मीन्स इन शॉर्ट मैं अपने तरीके से डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ होश पोश हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को समझते हैं। सबसे पहले है 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 23.5 डिग्री आ जाता है, 23.5 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री। तो जो नॉर्थ में हो रहा है वो साउथ में भी हो रहा है, सीधी सी बात है, जो नॉर्थ में हो रहा है वो साउथ में भी हो रहा है। तो ये 23.5 डिग्री कहलाती है कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRICORN, ठीक है, CNCR, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये उत्तर वाली है ये तो कर्क रेखा है, जो दक्षिण वाली है ये मकर रेखा है। फिर एक रेखा होती है जो इंपॉर्टेंट है 66.5 डिग्री पे, जो लैटिट्यूड आपको याद रखना है, 66.5 डिग्री वाली जो ऊपर वाली होती है उसको तो बोलते हैं आर्कटिक, उसको तो बोलते हैं आर्कटिक, और जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये 4 रेखाएं हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बिल्कुल सेंटर में क्या होगी, विषुवत रेखा, फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, सबसे ऊपर 66.5 डिग्री पे जो है उसको बोलते हैं आर्कटिक, और जो नीचे वाली है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये मेजर है जो आपको याद रखना, और सबसे ऊपर होता है नॉर्थ पोल और सबसे नीचे होता है गाइज साउथ पोल। अब इसके बीच में उष्ण कटिबंध क्या है ये मैं समझाती हूँ, क्या है ये उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये जो है अक्षांश रेखाएं आपको बेसिकली याद रखनी है। अब ये उष्ण कटिबंध क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं यहाँ पर समझाऊंगी आपको। उष्ण कटिबंध आप कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि क्या है ये उष्ण कटिबंध। इसको हम टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन में बांट देते हैं। अब है क्या, यहाँ पर अपने कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी है। ये वही रेखा जो मैंने बताई है 23.5 डिग्री, 23.5 विषुवत रेखा, मतलब ये जो मेजर रेखाएं होती हैं 5, इनको आपको पक्का याद रखना है। अब क्या है, अब जो अर्थ ऐसे है, ध्यान से इस पॉइंट को समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। ये लेसन ही मतलब ज़बरदस्त है कुल मिला के NCERT का। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब ये ना एक डायग्राम बना के कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है अपना राइटर, जो NCERT सच में बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। ये कहता है देखो एक प्रकाश है जब सीधा पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है, जगह तो बेशक कम ले रहा है लेकिन ये हीट बहुत ज़्यादा देगा। मीन जहाँ पर सन डायरेक्टली पड़ता है स्पेस कम लेता है लेकिन हीट बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन सन जब तिरछा पड़ता है तो वो स्पेस तो ज़्यादा है, अपने लाइट तो ज़्यादा बिखेर रहा है, लेकिन वही बात है हीट तो फैल गई ना। तो जहाँ पर सन बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है, सीधा पड़ता है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, बेशक जगह कम हो, लेकिन जहाँ पर सन तिरछा पड़ता है वहाँ पर क्या होता है, फैल जाती हैं सन की किरणें, तो गर्मी कम हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर पर
अर्थ जो है बिल्कुल सीधा चमकता रहता है, बिल्कुल सीधा। तो सीधा चमकने से यहाँ बहुत गर्मी बन जाती है इस एरिया में, ठीक है। इतना एरिया 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे, तो यहाँ ना बहुत गर्मी बन जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी बनने से ये एरिया कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है ना बहुत गर्म, तो ये एरिया कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन, क्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, TORRID, टॉरिड जोन, जिसको हमने बोला उष्ण कटिबंध, ध्यान रखना। और फिर थोड़ा सा अब सन की रेज यहाँ कम होगी ना, और यहाँ भी थोड़ी सी कम होगी, तो जो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, TEMPERATE, टेम्परेट जोन। और जो यहाँ है वहाँ तो बहुत ही कम होगी, मतलब सन की जो लाइट है, तो वो शीत कटिबंध कहलाता है, मतलब फ्रीज जोन। मीन्स कहने का मतलब अभिप्राय मेरा आप समझ गए होंगे कि ये जो है तो 0 डिग्री पर डायरेक्ट सन पड़ता है, तो उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि सूर्य ठीक ऊपर होता है, बहुत गर्मी होती है। इससे थोड़ा सा ऊपर जो होता है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में मध्यम रहता है मतलब सूर्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। और लास्ट वाले को हम शीत कटिबंध बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन, फ्रीज जोन, सॉरी, FRIDZ, फ्रीज जोन। तो आपको ध्यान रखना, पृथ्वी पर पूछे कितने ताप कटिबंध हैं, तो पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, 3 हैं। समझा दिया ही कटिबंध क्या होते हैं, जोन्स को बोलते हैं हिंदी में कटिबंध। तो सबसे ऊपर जो है वो कटिबंध, और ये वैसे समझा रखा भाई कैसे सन्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों जोन्स आपको याद रखने हैं, कहाँ कौन सा जोन है। जहाँ गर्मी ज़्यादा है उष्ण कटिबंध, जहाँ गर्मी कम है सूर्य सीधा नहीं पड़ता शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ सूर्य बिल्कुल ध्रुव जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर शीत कटिबंध, ठीक है। तो अक्षांश जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं उनसे आप इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है जो कंटेंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ NCERT डिस्क्राइब नहीं कर रही, साथ में इनसे जुड़े हुए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जैसे NCERT में कहीं नहीं लिखा कि अक्षांश रेखाओं और रेखाओं के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, बट पेपर में हमेशा आता है। तो मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी आपको। अब आ जाते हैं हम देशांतर रेखाओं पर, मतलब लॉन्गिट्यूड। तो भाई ये लंबी लंबी खड़ी हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं जो है कहते हैं। और किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए, मतलब समय स्थिति बताते हैं, तो देशांतर रेखाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हम किसी भी स्थिति बताते हैं तो उसको देशांतर से ऐसे माप लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, देशांतर रेखाओं में कौन कौन सी रेखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो यहाँ आ जाते हैं सीधा इस डायग्राम के ऊपर। दिस वन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री। जैसे इधर था ना 0 डिग्री इक्वेटर, तो ऐसे ही यूँ 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेडिटेरियन, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, मुख्य यमोत्तर, हिंदी में तो अजीब सा है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये हमारा वो है टाइम लाइन है मुख्य रूप से, जो प्राइम मेडिटेरियन है, ये मुख्य पूरे विश्व का टाइम जो है मापती है। ये लंदन ग्रीनविच भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, 0 डिग्री को, इसको ध्यान रखना, ग्रीनविच भी बोल देते हैं, प्राइम मेडिरियन भी बोल देते हैं, और इसको हिंदी में प्रमुख यमोत्तर भी बोल देते हैं। 1884 में इसको वर्ल्ड के लिए टाइम लाइन निर्धारित करने के लिए इस रेखा को क्रिएट जो है किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इनकी जो ये होते हैं, ये कितने होते हैं टोटल, तो ये होते हैं 180 और 180 डिग्री, 360, ठीक है। तो टोटल देशांतर रेखाएं आपसे पूछी, लॉन्गिट्यूड पूछे तो 360 होते हैं, ध्यान रखना। लैटिट्यूड पूछे तो 181 है टोटल, बल 180 भी कर सकते हो, और ये पूछे तो आपको कितने हो गए, 360 हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री आपको टाइम याद रखना है ये, ठीक है। इसके अलावा इस लेसन में जो मेन चीज़ है, इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ लें, देशांतर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो इसका 111.2 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसका कितना होता है, 111 पॉइंट, जैसे उसका 111 था, इसका 111.2 किलोमीटर होता है देशांतर रेखाओं का। अब ये ना टाइम को निर्धारित करके दिखा रखा है, कि मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे, कि जैसे बीचों बीच है, ठीक है। यदि हम ईस्ट में जाते हैं वेस्ट होता है, ईस्ट में जाते हैं ना तो टाइम हमेशा बढ़ जाता है, वेस्ट में जाते हैं तो टाइम घट जाता है। रीज़न बताती हूँ क्यों घट जाता है या बढ़ जाता है। जब हम 1 डिग्री चलते हैं ना, 1 डिग्री चलते हैं, सॉरी 15-30 होते हैं ना, हम 15 डिग्री चलते हैं 4 मिनट में, ठीक है। 15 डिग्री हम कितनी देर में चलते हैं गाइस, 15 डिग्री हम चलते हैं 4 मिनट के अंदर चलते हैं हम, 15 डिग्री जो टाइम होता है। तो जब मतलब 1 डिग्री है ना, 15, एक सेकेंड, ठीक है,
1 घंटे में 15 डिग्री घूमते हैं और 1 मिनट में ये 4 डिग्री जाती है, तो 15 चौके 60, मतलब 60 जो मिनट बनाती है, मीन्स 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जो ग्रीनविच होता है तो वो मतलब 60 मिनट, कहने का मतलब जब हम एक ये डिग्री चलते हैं ना, मतलब जब हम 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री चला तो 1 घंटा हो गया। तो जैसे ही हम 15 डिग्री आगे आएंगे ना किसी भी चीज़ के, तो हम वहाँ लगभग 1 घंटा आगे आ जाएंगे। मैं समझाती हूँ क्या सीन है ये, मतलब आप टाइम को कैसे निकालोगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है पेपर में। ऐसे अपने तरीके से समझाती हूँ, मैं अब कन्फ्यूज़ कर रहा था। यूँ है, आप यदि पूर्व में जाते हैं और इधर जाते हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री से आप इधर जाते हैं ना, तो आपको जैसे ही आप 15 डिग्री चलते हैं, क्योंकि आप जैसे 1 डिग्री चलते हैं ना तो 4 मिनट लगती हैं, 1 डिग्री के 4 मिनट, तो 15 डिग्री जब आप चल लेते हैं तो 4 मिनट के हिसाब से आपको 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लग जाता है। कहने का मतलब, चलने का मतलब चल नहीं रही, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। तो मतलब जब 15 डिग्री आगे आते हैं ना हम कहीं भी, तो हम 1 घंटे का डिफरेंस लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 50 डिग्री पूर्व में क्या बचा है, ये क्वेश्चन आता है ना हमेशा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 50 डिग्री पूर्व में क्या बचा है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लियर रखना कि पूर्व में पूछा है तो टाइम बढ़ेगा। मीन्स क्या याद रखेंगे, पूर्व में पूछा है तो टाइम भाई क्या होगा, बढ़ेगा। अब टाइम को हम कैसे कंक्लूड करेंगे, इसने बोला है पूर्व में 50 डिग्री चलते हैं, तो 50 डिग्री को आपको सीधा 4 मिनट से डिवाइड करना है, ठीक है, सीधा 4 से डिवाइड करो, कितने हो गए, 200 मिनट। अब 200 मिनट के आप घंटे बढ़ा लो, लगभग 3 घंटा 20 मिनट है। तो वो ये कहे 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, तो 50 डिग्री पूर्व में क्या बचेगा, ठीक है, वो यूँ क्वेश्चन पूछेगा। तो आपने सीधा जितना डिग्री दे रखा हो ना उसको 4 से मल्टीपल कर लो और जो आए ना उसको घंटों में डिवाइड कर लो, बस सीधी सीधी सी बात है। अब वो कहेंगे यहाँ 12 बजा है तो 50 डिग्री पे क्या बजेगा, तो आप 3 घंटे आगे लगा लो, 12 1 2 3, तो 3 घंटे 20 मिनट बजेगा। यदि वो पश्चिम में पूछे तो घटा दो, मीन्स वो कितना भी डिग्री दे आपको, 80 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री 72 डिग्री, कितना भी डिग्री दे, वो कहेगा 0 डिग्री पे इतना बजा है तो 80 डिग्री पूर्व में कितना बजा है। तो आपको जितनी डिग्री दे रखा, 80 दे रखा, तो 4 मिनट चलती है ना 1 डिग्री, 4 से गुणा कर दो, जितना आए उसको 60 से डिवाइड करो, वो घंटे बन गए। फिर देख लो 2 घंटे 3 घंटे, फिर जो टाइम दे रखा उसमें पूर्व में चल रहा है तो वो टाइम बढ़ा दो, पश्चिम में चल रहा है तो उस टाइम को घटा दो। तो इस तरीके से टाइम वाला कॉन्सेप्ट सीटेट में ज़रूर से भी ज़रूर आता है। फिर हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत की जो समय रेखा है, भारत की जो समय रेखा है दिस वन, जिसको हम बोलते हैं अपनी IST स्टैंडर्ड, जो है अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं IST, जो 82.5 डिग्री है, इलाहाबाद के नैनी में है ये, ध्यान रखना, इलाहाबाद के नैनी में है ये, 82.5 डिग्री इसको मानक यमोत्र मीन्स स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, भारतीय मानक समय माना जाता है 82.5 डिग्री। और ये लंदन ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा क्या है भाई, ये आगे है। वैसे इंडिया में देखो ना, तो देखो ये तो अपना पश्चिम में है और ये पूर्व में है, इनके बीच भी यदि हम डिफरेंस देखें 68 से 90 के लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो 1 डिग्री में 4 है तो 120 मिनट। आपको पता है इंडिया में भी अपना अरुणाचल में सूर्य सबसे पहले निकलता है ना, गुजरात में छिपता है, तो वहाँ 2 घंटे हम बोलते नहीं है यार अरुणाचल में सूर्य है ना हमसे 2 घंटे पहले उगता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डिग्री का इतना डिफरेंस है। तो इंडिया के समय को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये आगे पीछे है, बट फिर भी हमने स्टैंडर्ड यही मान लिया। तो इंडिया की स्टैंडर्ड रेखा आपसे पूछा जाए तो 82.5 डिग्री आपको कहना है, ठीक है। तो गाइज़ यही था इस लेसन के अंदर एक ऑल ओवर डिस्क्रिप्शन, एंड आई होप मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आई हैव ट्राई टू क्रिएट द लेसन ऑफ दिस NCERT भूगोल। तो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए, और बिकॉज योर कमेंट ऑलवेज reinforce me to create new videos. So bye bye, take care, thank you so much. And if you want the coaching and notes for any competitive exam and online and course and etc, तो you can contact me 7015467794 या 9034022541। नोट स्टडी मटेरियल के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।